मुझे तो नहीं लगता कि मैं कविता जैसा कोई काम आज भी कर पा रहा हूँ। क्या अपूर्व, गौरव, विक्रम शाह ने कभी वीर रस के अलावा और भी कुछ लिखने की कोशिश की? कोशिश ज़रूर की लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ अच्छा मैं उधर लिख पाया। अगर अपूर्व भाई जी, कवि नहीं होते, जी, पोएट नहीं होते, जी। तो क्या होता? कि भारतीय सेना हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, तो क्या पड़ोसी मुल्क की सेना उनका स्वाभिमान नहीं हो सकती, उनका सम्मान नहीं हो सकती? कबीर नहीं बता सकते हैं कि शेक्सपियर ने कैसा लिखा। जी, शेक्सपियर नहीं कह सकते हैं कि कबीर ने क्या कैसा लिखा। लिखा? अगर डाउन टू अर्थ जो फ्रेज है इसका कोई सिनोनिम हो तो आप अमिताभ बच्चन कह सकते हैं, लेकिन दशमेश गुरु गोविंद सिंह जिनके 4 साहिबजादों ने वो बलिदान दिया जिसको आपको दुनिया की हिस्ट्री में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। किसी के 4 बेटे हों और चारों के चारों इस तरह से शहीद हो जाएं। 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए, 2 सरहिंद की दीवार में चिनवा दिए गए। और एक किस्सा आता है कि जब दीवार बनाई जा रही थी, चिनवाई जा रही थी, तो छोटे भाई ने देखा कि बड़े भाई की आंखों में आंसू, तो उन्होंने कहा कि बड़े भाई, गुरु गोविंद सिंह की औलाद और आपकी आंख में आंसू? तो उन्होंने कहा कि छोटे, इन आंखों में आंसू का कारण कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आप डर गए हो। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह की औलाद डर नहीं सकती है। तो उन्होंने कहा आंसू क्यों? उन्होंने कहा आंसू इसलिए हैं क्योंकि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। नमस्कार सभी को। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ सी यू अचीवर्स पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं वो वीर रस के एक बहुत ही अच्छे कवि हैं। महज 7 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कविता और पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी शुरू कर दी थी और उसके बाद से उनकी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि अमिताभ बच्चन, पीयूष मिश्रा, सदगुरु जैसे बड़े बड़े नामों के साथ उन्होंने स्टेज साझा किया है। और इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के यूथ फेस्टिवल, इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में गए हैं और एक बार एलोक्यूशन के नेशनल लेवल में विजेता भी रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा अपूर्व, गौरव, विक्रम शाह जी का। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हो अपूर्व भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस अपूर्व भाई, मेरी भी ज़िंदगी चल रही है और आज आपके साथ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खास करके डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जी ज़रूर। अपूर्व भाई, आपने 7 साल की उम्र में, हमें ऐसा पता चला कि आपने कविता लिखना शुरू कर दिया। तो 7 साल की उम्र में आपके दिल में ऐसा क्या आया कि आपके अपने भाव को, अपने विचारों को कविता के थ्रू व्यक्त करने की कोशिश की आपने? देखिए, 7 वर्ष की जो आयु होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं कविता जैसा कोई काम आज भी कर पा रहा हूँ। कविता कबीर, तुलसी और शेक्सपियर, कीट्स, इनकी परंपरा की चीज़ है। तो कविता बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हाँ, 7 वर्ष की आयु में मेरा झुकाव इस तरफ ज़रूर गया कि मैं जब राइम्स सुनता था या कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी भी तुकबंदी में होती थी, तो मुझे उसे सुनना, याद करना और सुनाना बहुत पसंद आने लगा था। और हुआ यूँ कि इत्तेफ़ाकन मेरी दादी माँ जो थीं वो भी लिखा करती थीं, तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ असर आया हो और कुछ झुकाव जब राइम्स की तरफ गया, या कोई भी ऐसे शब्द समूह जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, जब भी मैं ऐसा कुछ भी सुनता था तो मुझे बहुत आकर्षण होता था। तो वहीं से ये शुरुआत हुई। तो अपूर्व भाई, कौन ऐसे पहले कवि थे जिनको आपने पढ़ा और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और आपको लगा कि ये जो है, इनको आप आइडलाइज करते हो अपनी ज़िंदगी में, इनके लहजे में आप लिखना चाहते हो? खैर, आपका एक अलग ही लहजा है लिखने का जो सबको पसंद है, परंतु किसको देख के आपको लगा कि हाँ, इनको मैं आइडलाइज कर सकता हूँ? देखिए, जब मैंने शुरुआत की तो उस समय हमारे हिंदी के अध्यापक होते थे मुनिंद्र मिश्र मेघ। वो लिखा करते थे, उनकी कविताएं बहुत प्रभावित करती थीं क्योंकि वो एक हास्य कवि थे। मेरी विधा नहीं थी, लेकिन उनको सुनना, देखना कि वो किस तरह से शब्दों को संजो पाते हैं, वो एक बड़ा अच्छा अनुभव था। उसके बाद जब धीरे धीरे मैंने लिखना प्रारंभ किया तो हरिओम पवार साहब, विनीत चौहान जी, दिनकर और भूषण,
इनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और मुझे लगता था कि शायद ये जो व्यक्त कर रहे हैं वही व्यक्त करने की इच्छा मेरी भी है आज के परिवेश में। तो फिर पढ़ते पढ़ते तो बहुत से कवियों को पढ़ा, लेकिन हाँ, ये 4 लोगों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला और कविता का तेवर क्या क्या हो सकता है, इसको जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। क्या अपूर्व, गौरव, विक्रम शाह ने कभी वीर रस के अलावा और भी कुछ लिखने की कोशिश की है? कोशिश ज़रूर की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ अच्छा मैं उधर लिख पाया, क्योंकि श्रृंगार रस जो होता है, मैं बहुत बचपन से सुनते आया हूँ कि मोहब्बत अगर तन से हो वो वासना होती है, मोहब्बत अगर मन से हो वो भावना होती है, मोहब्बत अगर आत्मा से हो वो साधना होती है, पर मोहब्बत अगर राष्ट्र से हो वो आराधना बन जाती है। तो मैं तो हमेशा ही आराधना करते आया हूँ। लेकिन हाँ, जिस इश्क की बात, जिस श्रृंगार की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लिखने का प्रयास किया, लिखा भी, सुनाया भी, लेकिन मेरे अंतर मन को शांति नहीं मिली। मुझे लगा कि शायद ये वो विधा नहीं है जिस पर मैं वाकई लिखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। क्या अपूर्व, गौरव, विक्रम शाह मेरे भाई, आपको श्रृंगार रस में लिखने की रुचि इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप बस देश से ही प्रेम करते चले गए, या किसी महिला से आपको कभी प्रेम नहीं हुआ, या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपको वही कहा कि श्रृंगार को लिखने के लिए व्यक्ति, कहते हैं कि जब बहुत सारे गम संजोए जाते हैं तो आप शेर का एक मिसरा लिख पाते हैं। परंतु उस तरफ अगर हम देखें तो मदन मोहन समर साहब की लाइनें हैं जी। कि हमको भी तो चूनर चोली चुंबन गाना आता है, वाह। इतराते बलखाते यौवन पर बतियाना आता है, लिख सकते हैं मधुर रात के आलिंगन अमराई पर, गालों के शर्मीलेपन पर आंखों की सुरमाई पर, लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा और कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा। इसीलिए मैं चिंगारी की राख हटाया करता हूँ, ये वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता हूँ। वाह सर। मुझे लगता है कि श्रृंगार पर लिखने के लिए आज की पीढ़ी में बहुत से शायर हैं, बहुत अच्छा लिखा भी जा रहा है। जैसे आप वरुण आनंद को सुनिए, अगर आप सुनना चाहें इस्माइल राज को सुनिए, डॉक्टर कुमार विश्वास को अगर हम पीढ़ी में सुनिए, आप बहुत से ऐसे कवि हैं जिनको आप सुन सकते हैं, उनसे श्रृंगार सीख सकते हैं। शकील आज़मी को सुनिए। लेकिन इश्क जब ऊर्ध्व पर होता है तो शेर को जन्म देता है। मुझे इश्क को उस ऊर्ध्व पर ले जाने में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मेरी जो विधा है, मैं चाहता हूँ मैं उस विधा में लिखता रहूँ और उसी विधा में काव्य पाठ करके इस मुल्क की संरचना के लिए और इस मुल्क की उपलब्धि के लिए अगर एकाध कतरा भी दे पाऊँ तो मेरा सौभाग्य होगा। लोगों का कहना है जब अपूर्व भाई अपनी कविता का पाठ करते हैं, जब अपनी कविता बोलते हैं, तो जो कमरे का तापमान है वो कुछ डिग्री से बढ़ जाता है। इसमें कितना सत्य है अपूर्व भाई? देखिए, कहना, सुनाना और काव्य पाठ करना ये एक माहौल की बात होती है और तापमान बढ़ना या बढ़ाना या हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथों में है। तो तापमान बढ़ाने से इसका कोई लिटरल मतलब नहीं है। जी सर। इसके कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपके जो रगों में खून दौड़ रहा है उसकी रफ्तार में थोड़ी तेजी आए और उस रफ्तार की तेजी का उपयोग आप मुल्क की बेहतरी के लिए करें। तो उसको तापमान बढ़े या न बढ़े कमरे का, लेकिन अगर व्यक्ति के हृदय का तापमान बढ़ता है और उसमें आक्रोश पैदा होता है इस देश में हो रही विसंगतियों के लिए, अगर मेरी कविता सुनने के बाद आपको मणिपुर में जो हुआ, निर्भया के साथ जो हुआ, गुड़िया के साथ जो हुआ या डोकलाम में हमारे जवानों के साथ जो हुआ, उसके लिए आक्रोश पैदा होता है। अगर हमारी कविता सुनने के बाद आपको इस देश में जो भी कुछ बुरा घटित हो रहा है, इस देश की जो भी पीड़ाएं हैं, उस पर मरहम लगाने की एक चेतना पैदा होती है, मुझे लगता है मेरे लिए वही काफ़ी है। तापमान बढ़ना या घटना ये तो मेरे हाथों में नहीं है। वाह अपूर्व भाई, मैं चाहता हूँ कि आपके इन विचारों से हमारे जो आज के युवा है वो प्रेरित हो, परंतु आपसे एक अटपटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर अपूर्व भाई जी कवि नहीं होते, जी पोएट नहीं होते, जी, तो क्या होता? तो सेना में जाने की रुचि थी। सेना में जाने की रुचि। जी,
तो हो सकता है कि मेरा सौभाग्य होता भारतीय सेना की वर्दी पहनना, लेकिन ईश्वर ने संरचनाएं जो की हैं वो हर किसी को अलग अलग दायित्व सौंपा है। चाणक्य को चंद्रगुप्त का दायित्व नहीं मिल सकता था, जी। चंद्रगुप्त को चाणक्य का दायित्व नहीं मिल सकता था। तो जिसको जो दायित्व सौंपा गया है, जैसे भगवान श्री कृष्ण से भी दुर्योधन ने कहा था कि आपने मुझे इस जीवन में एक विलेन का रोल दिया है, जी। अर्जुन को एक हीरो का रोल दिया है, पर मैं उस विलेन के किरदार को भी बखूबी निभाऊंगा। तो ये न होता तो वो हो जाता, ये कहना मुझे लगता है मानव के वश में नहीं है। तो जो भी हम कर रहे हैं या जो भी नियति हमसे करवा रही है, समय के साथ हम चलते रहें, और अगर देश की बात हो तो समय को भी परिवर्तित करने का प्रयास करते रहें। अपूर्व भाई, आपको मैंने बहुत आर्मी के फंक्शंस में, जी आर्मी के कवि सम्मेलनों में पढ़ते हुए सुना है। तो आपने जब आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस को इतने सामने से उनके रूबरू हुए, जी तो आपको ऐसा क्या अनोखा देखने को मिला जो आम जनता को शायद ना पता हो? देखिए, भारतीय सेना से मेरा लगाव बहुत बचपन से रहा है, और मेरा सौभाग्य था कि उनके इन्वेस्टिचर सेरेमनी में मैं अकेला सिविलियन परफॉर्मर भी रहा। तो मुझे लगता है भारतीय सेना एक ऐसी सेना है जिसके अंदर जितना प्रोफेशनलिज्म है, जिसके अंदर देश के लिए जितना प्रेम है, और जिसके अंदर अपनी वर्दी को लेकर जितना स्वाभिमान है, उतना आपको दुनिया की किसी भी सेना में नहीं मिलेगा। आपने ये कहा, मुझे एक हमारे बड़े कवि हैं आशीष अनल, उनकी पंक्तियां याद आई। उन्होंने कहा कि मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि भारतीय सेना हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, तो क्या पड़ोसी मुल्क की सेना उनका स्वाभिमान नहीं हो सकती, उनका सम्मान नहीं हो सकती? जी। और हम लोग सीना ठोक कर कहते हैं नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय सेना और उनकी सेना के आचरण में बहुत अंतर है। जी। उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, हमने उनकी लाशों को कफन बांटे हैं। वाह। क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। तो हमारी सेना युद्ध के बाद युद्ध के नियमों का पालन करती है। हमारी सेना जेनीवा संधि के सारे नियमों का पालन करती है। हमारी सेना युद्ध विजय के बाद भी दुश्मनों के जो शव होते हैं उनको पूरे सम्मान के साथ, उनके धार्मिक अनुष्ठान के साथ अंतिम संस्कार करती है। ये आपको विश्व की किसी दूसरी सेना में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि जो सैनिक होता है उसका धर्म केवल राष्ट्र है। तो वो भी तो अपने राष्ट्र के प्रति अपना धर्म निभा रहे थे। तो इसलिए भारतीय सेना ने, आप इतिहास पलट कर देख लीजिए, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि 1 इंच भी जमीन जो हमारे हक की ना हो उस पर कब्जा किया हो, या किसी भी व्यक्ति को युद्ध के बाद युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर कोई भी प्रताड़ना दी हो। इसलिए भारतीय सेना के बीच जाकर मैंने जो अनुभव किया, मैं इतना मानता हूं कि भारतीय सेना भारत देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। वो मैं आपको, चूँकि यहाँ बहुत ही एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बात हो रही है और हो सकता है ये बात बहुत जगह तक ना भी पहुँचे, लेकिन जहाँ तक भी पहुँचे लोगों को ये जानना चाहिए। मैंने एक जनरल साहब से यूं ही बातों बातों में कहा भी था कि अगर भारतीय फौज के अफसर संसद में होते तो मुझे लगता है कि उसकी रूपरेखाएं काफ़ी अलग होती और देश बहुत उत्तम होता। उन्होंने कहा नहीं, सेना का काम संसद में बैठना नहीं है, नहीं तो पड़ोसी मुल्क की तरह हम भी एक मिलिट्री स्टेट बन जाएंगे। हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि सेनाएं अपनी सीमाओं में रहें। तो ये जो चेतना है एक आर्मी ऑफिसर के अंदर, वो मुझे लगता है विश्व की किसी भी सेना को देख लीजिए, ये कहीं नहीं मिलेगा। जी सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अपूर्व भाई, सेना के प्रति इतना लगाव, उसके अलावा आप एक देशभक्त राष्ट्रवादी कवि के रूप से जाने जाते हैं, तो क्या इसी चीज़ ने आपको ईंधन दिया कि आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री करें, LLB की डिग्री करें? देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने आप में भारत देश की एक बहुत प्रसिद्ध और यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एक जिसका बेस
उसके उद्देश्य से मिला हुआ हो, जी। ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ आने का मेरा एकमात्र जो मोटिव था वो यही था कि मैं वहाँ जाऊँ और इस देश में जो सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय मुझे दे सकता है मैं वो प्राप्त करूँ। जी। इसके पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उसके बाद मैं चाहता था कि जो ये साहित्यिक कर्मभूमि है या जो यूं कहें कि काव्य रूपी कर्मभूमि है, उससे इतर क्या किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि भारत देश के कानून की समझ भी होनी चाहिए जी। और उस समझ को देने का जो सबसे अच्छा साधन मुझे दिखा वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में मेरे सामने था। और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की जो एक सबसे खास बात है, आप यहाँ की फ़िज़ाओं में, यहाँ की हवाओं में देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे सीखने की एक ललक है। यहाँ शिक्षक भी सीख रहा है और छात्र भी सीख रहा है। तो जो एक गिव एंड टेक का तरीका है जी। वो इस यूनिवर्सिटी का बहुत अलग है। तो मेरा ख्याल है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय अभी बहुत कम समय हुए हैं इसको स्थापित हुए, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से हम नालंदा को देखते हैं, आज जिस तरह से हम बात करते हैं तक्षशिला के गुरुकुल की, आने वाली पीढ़ियां हो सकता है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में भी ऐसे ही बात करें। ये उम्मीद है और इसी उम्मीद की वजह से आकर मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। अपूर्व भाई, आपने बहुत सारे बड़े बड़े मंचों में अपनी कविताएं पढ़ी है और उसी के साथ अपने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जैसे एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किए गए अनुष्ठान जैसे यूथ फेस्टिवल, पंजाब यूथ फेस्टिवल, इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, इन सारे मंचों में जाके आपने अपनी भाषण दिए हैं, आपने वहाँ पे डिबेट किया है, एलोक्यूशन किया है। तो इन दोनों मंचों में आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या लगा सर? देखिए, प्रतियोगिता और काव्यात्मकता ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पोइट्री और कंपटीशन मेरे ख्याल से एक तराजू में आप उनको नहीं तोल सकते हैं। जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें प्रतिभागी आते हैं, जो कवि सम्मेलन होते हैं उसमें कवि आते हैं। कवि की कविता का मापदंड आज तक विश्व के इतिहास में मुझे लगता है तुलसी और कबीर भी नहीं लगा पाए, तो हम लोग तो बहुत छोटी चीज़ हैं। कबीर नहीं बता सकते हैं कि शेक्सपियर ने कैसा लिखा, जी। शेक्सपियर नहीं कह सकते हैं कि कबीर ने क्या लिखा। तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जो प्रतियोगिता होती है उसमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, उसमें सीखने की ललक होती है, उसमें जीतने का जज्बा होता है। तो मुझे लगता है यही एक बेसिक डिफरेंस है कि एक को आप परख सकते हैं, एक को आप परख नहीं सकते हैं। और इस डिफरेंस को, इस अंतर को अगर आपको देखना हो, आप चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आइए। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का एक बहुत ही कोर एरिया है डाका, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। वहाँ आप जाएं, वहाँ पर आपको आर्ट एंड कल्चर को सीखने और समझने की सद्बुद्धि भी मिलेगी और अपने आप को जिताने का हौसला भी मिलेगा। तो दोनों का अंतर समझना है तो आप डाका जाकर देखिए, आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। अपूर्व गौरव विक्रम शाह, एक नेशनल लेवल एलोक्यूशन विनर AIU इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल के, इस जर्नी में डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स ने आपकी कितनी मदद की है, उनका सपोर्ट आपके पास कितना रहा है इस पूरी जर्नी में? देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि डाका ने जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भाव होता है AIU में कैसा होना चाहिए, वो मुझे पूर्ण रूप से सिखाया। क्योंकि AIU से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और यहाँ आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पे कैसे जाते हैं, उसके क्या नियम होते हैं, वहाँ जीतने पर आप अपने विश्वविद्यालय को कितनी ख्याति दिला सकते हैं, आप अपने आप को कितना प्रिविलेज्ड महसूस कर सकते हैं और उसके लिए तैयारियाँ किस प्रारूप में करनी है। तो मुझे लगता है अगर A to Z आप देखें तो एक एक अक्षर डाका ने ही सिखाया। अपूर्व भाई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसको आसपास के लोग, आम लोग कभी कभी कल्चरल यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं जी। तो अपूर्व भाई, आपको ऐसा क्या लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में कल्चर को कितना बढ़ावा दिया जाता है? देखिए, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, जितने भी सिविलाइजेशंस हुए हैं, आज वही जिंदा हैं जिन्होंने कल्चर को बढ़ावा दिया। जी। और जिंदा होने से मेरा मतलब केवल फिजिकल फॉर्म में नहीं है। अगर आप किताबों में देखें, आज हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो
इनकी लिखी हुई राइटिंग्स को डिसाइफर करने का प्रयास जारी है। उन्होंने एक मकाम बनाया अपना। इसलिए दुनिया में जिस भी राजा ने, जिस भी शासक ने कल्चर को और आर्ट को तवज्जो नहीं दी, उसका शासन पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। लेकिन जिस भी सिविलाइजेशन ने, जिस भी राज्य ने, जिस भी सल्तनत ने आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा दिया, वो आज भी किसी ना किसी रूप से जीवित हैं, यानी शाश्वत हैं। तो शाश्वतता को समझना और शाश्वतता को बढ़ावा देना, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को बखूबी आता है। इसलिए इसे कोई कल्चरल यूनिवर्सिटी कहे या यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर ही कह ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है। क्योंकि अगर आप आर्ट और कल्चर से अपने आप को दूर कर लेंगे तो आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, हम उस देश में रहते हैं जहाँ कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं और उद्धव जैसे ज्ञानी मूर्ख बन जाते हैं। तो हमें आर्ट एंड कल्चर को तो बढ़ावा देते ही रहना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि इस दौर से आगे भी हमें याद रखा जाए। हाँ, अपूर भाई, जैसे कि हम देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर स्कूलों में पढ़ाई को तो महत्व दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं ये जो कविताएं हैं, थिएटर है, म्यूजिक है, डांस है, ये सारी चीज़ों को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा ही होना चाहिए या फिर थोड़ा बढ़ावा इन चीज़ों को भी ज़्यादा मिलना चाहिए? नहीं, अभी जितना मिल रहा है वो तो बिल्कुल कम है मेरे ख्याल से। क्योंकि आज भी आप किसी भी विश्वविद्यालय में जाएं, वहाँ पे उसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही कहा जाता है। जी। मैं चाहता हूँ एक दौर ऐसा आए जब हम उसे पैरेलल करिकुलर एक्टिविटी कह पाएँ। ये उतना ही ज़रूरी है जितना आपका किताबी ज्ञान ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है जितने आपके ग्रेड्स ज़रूरी हैं। आप 50,000 किताबें पढ़ लें, लेकिन उसका जो ज्ञान है, अगर वो आप एक 11 वर्ष के बच्चे तक व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि आज की यूनिवर्सिटीज़ को, आज के विश्वविद्यालयों को इस चीज़ पर खासा ध्यान देना चाहिए कि उनके छात्र छात्रा पढ़ाई तो करें, लेकिन उसके साथ साथ को करिकुलर नहीं, पैरेलल करिकुलर के तौर पर इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान दें। तो अपूर भाई, आप अपने स्कूल के टाइम से अमिताभ बच्चन जी के साथ शोज़ करने के लिए काफ़ी विख्यात रहे हैं। तो आपकी अमिताभ बच्चन जी के साथ शोज़ करना चालू कैसे हुई? आपकी उनके साथ मुलाकात कैसे हुई? एंड इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरी शिक्षा में बहुत सौभाग्यशाली रहा कि शर्वुड कॉलेज नैनीताल से हुई, जो मैं मानता हूँ मेरे निर्माण में अगर मैं थोड़ा सा भी एक कतरा भर भी कुछ हूँ तो उस जगह की वजह से हूँ। मैं कक्षा 3 से कक्षा 12 तक शर्वुड का विद्यार्थी रहा और अमिताभ बच्चन जी की भी शिक्षा उसी स्कूल से हुई थी। तो 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम होता है जिसमें वो सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं और इस उम्र में भी स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं। तो उसी कार्यक्रम को लेकर के एनडीटीवी हमारे स्कूल आई थी और वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल साहब श्री अमनदीप सांधू जी के निर्देश पर मैंने एक काव्य पाठ किया था, जो अमिताभ जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया और तमाम जो भी उनके प्लेटफॉर्म्स है उस पर डाला। फिर अगले साल भी ऐसा हुआ और उसके बाद मुझे मुंबई बुलाया, वहाँ पर उनके साथ एक शो हुआ। तो मेरा मानना है ये नियति की एक गणना थी और एक फेज़ था जो बहुत ही सुंदर था और उनसे आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मेरी कविता उनको पसंद है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे हम अमिताभ बच्चन जी को डिफरेंट मूवीज़ में देखा है, हमने शोले में देखा है और बहुत सारी मूवीज़ में देखा है। तो मूवीज़ में तो उनका एक किरदार है जी, परंतु अमिताभ बच्चन जी रियल लाइफ में, असली लाइफ में कैसे हैं सर? आपसे अगर जानना चाहेंगे हम। देखिए, मेरी जो उनसे मुलाकात हुई और जितना मैं उनको समझ पाया हूँ, अगर डाउन टू अर्थ जो फ्रेज़ है इसका कोई सिनोनिम हो तो आप अमिताभ बच्चन कह सकते हैं। मिलने के बाद मुझे कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। चूँकि एक डिजिटल तौर पर तो उनसे मुलाकात हो चुकी थी ऑनलाइन, लेकिन जब मैं फ़िज़िकली उनसे मिला उन्होंने कहीं महसूस नहीं होने दिया। बहुत आदर, बहुत सम्मान दिया। मैं उनको देख रहा था, उनकी आँखों में जो नीलापन था मैं तो उसी को देखे जा रहा था। परंतु उस व्यक्ति में जो गहराई है और वो इसी तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और मैं उनके स्कूल के 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ।
तो शेरवुड कॉलेज से रिलेटेड बातें करते रहे और जो भी 1-1.5 घंटे उन्होंने वार्ता की उसमें बस शेरवुड और वहाँ क्या हो रहा है, अभी कैसे चल रहा है और हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, अभी ऐसा है, बहुत अच्छी बात है, इसको लेकर के। और प्लस उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जी जो हम उन्हें सदी का महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम जी कहते हैं, और मैं अगर साहित्यिक तौर पर उनका परिचय दूं तो श्री हरिवंश राय जी की वंशावली के सबसे चमकदार सितारे हैं वो। जरूर जरूर। तो उस व्यक्ति में वो बात है, उन्हें मालूम है कि किसी व्यक्ति को कैसा महसूस कराना है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अमिताभ बच्चन को हटा दिया जाए तो हमने जो बॉलीवुड देखा है उसमें से बहुत कुछ गायब हो जाएगा। तो उस व्यक्ति में वो गहराई, उस व्यक्ति में वो परख और उस व्यक्ति में वो चमक है। तो जब मैं उनसे मिला, मुझे जो अनुभव हुआ वो ऐसा हुआ कि जैसे आप किसी एक बहुत ही मजे हुए व्यक्ति से और सचमुच स्टार ऑफ द मिलेनियम से ही मिल रहे हैं। जब अपूर्व भाई रात को सोते हैं जी। तो क्या कोई सपना अधूरा लगता है कि इनके साथ शायद मैं अगर स्टेज साझा कर लेता तो नींद और थोड़ी अच्छी आ जाती? ये संभव तो नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन है कि अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती, जैसे आज हम टाइम मशीन की बात करते हैं, आज विज्ञान बहुत उन्नति कर चुका है, तो मैं रामधारी सिंह दिनकर के साथ कविता पढ़ना चाहूँगा। वाह अपूर्व भाई। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है, समर अभी भी शेष है, पाप का ना भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो मेरा मानना है कि आने वाली सदियों तक अगर इस पंक्ति को गहराई से समझ लिया गया और गहराई से ना भी समझा जाए, ये पंक्ति जो कहना चाह रही है, अगर हम वो समझ गए और कभी भी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर व्यक्ति को न्यूट्रल रहना सबसे आसान लगता है, अगर उस जगह पर भी वो एक स्टैंड लेने में कायम है, तो ये पंक्ति आने वाले विश्व का इतिहास बदल सकती है। अपूर्व भाई, आप जिस स्कूल से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, कक्षा 3 से कक्षा 12 तक, जी। उसमें रिस्पेक्टेड फील्ड मार्शल्स सैम मानेकशॉ सर ने भी अपनी शिक्षा ग्रहण की है, अमिताभ बच्चन जी ने भी अपनी शिक्षा ग्रहण की है, उसके अलावा राम कुमार और ना जाने कितने बड़े बड़े हस्तियों ने अपनी शिक्षा उसी स्कूल से ग्रहण की है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी डेवलपमेंट में, आपकी ज़िंदगी में उस स्कूल का कितना बड़ा रोल रहा है? मैं आपको कह ही रहा हूँ, जैसे कुम्हार जो होता है वो एक मिट्टी के लोथड़े को लेकर एक सुंदर घड़ा बना देता है जी। तो समझ लीजिए कि मैं उस मिट्टी के लोथड़े से भी गई गुजरी अवस्था में था जब मैं वहाँ गया, और वहाँ से जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, वो बनकर निकला। तो जो निर्माण का पूर्ण रूप से कार्य हुआ वो शेरवुड कॉलेज में हुआ। तो बहुत ज़्यादा योगदान है। अपूर्व भाई, जब आप AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल जीत के आए जी। तब यूनिवर्सिटी में एक जश्न जैसा, एक उत्सव जैसा माहौल था। तो उस माहौल में आके आपको कितना अच्छा लगा और आपको कितना सेलिब्रेट किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने? देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो सम्मान, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो प्यार और जो वार्मथ दी है, उसके लिए मुझे लगता है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इस जगह ने AIU से आने के बाद जिस तरह से सैनिक जंग जीत करके अपने वतन को लौटता है, कुछ उस तरह से ही मेरे साथ अपना व्यवहार रखा। और मैं मानता हूँ, कुमार विश्वास साहब का एक शेर है कि बात करनी है बात कौन करे, दर्द से दो दो हाथ कौन करे, हम सितारे तुझे देखते हैं, चांद ना हो तो रात कौन करे। तो ये आसमान में एक चांद की तरह चमक रहा है जो हमारा विश्वविद्यालय है, और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आने वाले 4-5 वर्षों में अगर इस फलक पर एक चांद होगा तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ही होगा। जी जी सर, ज़रूर। अपूर्व भाई, बचपन से आपने कविताएं तो लिखी है जी। कविताएं लिखने के अलावा जो दूसरा अपूर्व रहा है जी, वो कैसा रहा है? थोड़ा शरारती सा रहा है या फिर शांत सा ही रहा है बचपन से? देखिए, मैं तो जो हूँ आपके समक्ष हूँ, जो भी कुछ लिखा है वो भी आपके सामने है।
मैं कैसा रहा हूँ, मुझे लगता है इस पर बात ना करके इस पर बात होनी चाहिए कि मैंने क्या लिखा है, और वो भारतीय सेना हो या भारतीय समस्याएं हों, उन तक किस तरह से पहुंच पाती है। क्योंकि अभी मैं भारतीय सेना के जब इन्वेस्टिचर सेरेमनी में गया था, तो वहाँ बहुत सारी बातें हुई, और वहाँ पे हमने कुछ कविताएं भी सुनाई। उसके बाद जब दूसरी बार उन्होंने बुलाया बसंतर डे पर, जी तो मेरा मानना है कि भारतीय इतिहास को आज खबर भी नहीं है कि बसंतर की लड़ाई क्या थी। बसंतर डे आज भारतीय सेना मनाती है, लेकिन क्या भारतवासियों को मालूम है कि बसंतर की लड़ाई में क्या हुआ था? तो मुझे लगता है कि जो बसंतर नदी थी, उसके पास ये जो लड़ाई थी, इसके बारे में देश को जानना चाहिए। और मैंने इसके बारे में लिखा था कि इसीलिए तो धारे बसंतर लय कमाल हो जाती थी, इस देश की रक्षा को वर्दी लाल हो जाती थी, लगता था कि सेना का भी संयम पूरा डोल रहा है, कतरा कतरा भारत का फौज के जरिए बोल रहा है कि आग रहेगी सूरज में, जब तक नदिया में नीर रहेगा, भारत का कश्मीर रहा है, भारत का कश्मीर रहेगा। क्योंकि अगर बसंतर की लड़ाई को हम देखें, तो अगर हम बसंतर की लड़ाई न जीत पाते, तो हो सकता है आज कश्मीर भारत का अंग न होता। ऐसी अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने, हमारी चार्ली रेजिमेंट ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, हमने सरहदों पर जो करिश्मा दिखाया है, उसकी चर्चाएं आज हमारे विद्यालयों में नहीं हैं, आज हमारे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हम इज़राइल से बहुत कुछ ना सीखें, लेकिन फौज का सम्मान कैसे करना है और व्यक्ति के अंदर फौज की परंपराएं कैसे डालनी हैं, ये आज देश को इज़राइल से सीखने की आवश्यकता भी है। जैसे कि अपूर्व भाई, आपका जो बैकग्राउंड हो बिहार से आता है। जी बिहार एक ऐसी भूमि है जिसने नालंदा को जन्म दिया, जी मगध के इतने बड़े साम्राज्य को जन्म दिया, जी चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य आए। जी तो आपको कितना गर्व महसूस होता है बिहार का होने के नाते? मुझे बहुत अधिक गर्व की अनुभूति होती है। और जैसा मैंने कहा कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को भी अगर हम प्राचीनतम, हो सकता है छोटी मुंह बड़ी बात हो, लेकिन अगर हम प्राचीनतम इतिहास को देखें, तक्षशिला का गुरुकुल है, जी। नालंदा का प्रांगण है, उसका प्रारूप अगर भविष्य में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन जाए, तो इसमें हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे गर्व की अनुभूति अधिक इसलिए होती है क्योंकि मैं एक ऐसे जगह पर आया हूँ जिस जगह के विचारों में तक्षशिला का गुरुकुल भी गूंज रहा है और नालंदा का प्रांगण भी गूंज रहा है। तो इसलिए बिहार से आना तो गर्व की अनुभूति होती है। एक ऐसी जगह है जहाँ से दशरथ मांझी निकले, जिन्होंने, आप मोहब्बत की बात उस वक्त से कर रहे थे, अपने मोहब्बत का सम्मान करने के लिए समूचा पहाड़ अकेले व्यक्ति ने तोड़ दिया। तो गर्व की अनुभूति तो बिल्कुल है और होनी भी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी बिहार में जन्मे, जी। गुरु गोविंद सिंह जी की शमशीर को बिहार का पानी पिलाया गया। जी। और उस जमीन से अगर मैं पंजाब में आता हूं, तो मैं अपने आप में पंजाब के लिए सम्मानित हूं। और ये मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि दशमेश गुरु की जमीन से मैं, आप मेरी कविताएं भी अक्सर देखें तो मैं अपने परिचय में हमेशा कहता हूं, जहां भी जाऊं, कि माँ गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की जमीन बिहार की ओर से प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। क्योंकि इतिहास शायद ये भूल जाता है, हम मगध साम्राज्य की बात करते हैं, आपने की, बहुत अच्छी बात है। सम्राट अशोक, चाणक्य बिहार से निकले, सुश्रुत ऋषि बिहार से निकले, लेकिन दशमेश गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 साहिबजादों ने वो बलिदान दिया जिसको आपको दुनिया की हिस्ट्री में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। किसी के 4 बेटे हों और चारों के चारों इस तरह से शहीद हो जाएं। 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए, 2 सरहिंद की दीवार में चिनवा दिए गए। और एक किस्सा आता है कि जब दीवार बनाई जा रही थी, चिनवाई जा रही थी, तो छोटे भाई ने देखा कि बड़े भाई की आंखों में आंसू। तो उन्होंने कहा कि बड़े भाई, गुरु गोविंद सिंह की औलाद और आपकी आंख में आंसू? तो उन्होंने कहा कि छोटे, इन आंखों में आंसू का कारण कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आप डर गए हो। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह की औलाद डर नहीं सकती है। तो उन्होंने कहा आंसू क्यों? उन्होंने कहा आंसू इसलिए हैं क्योंकि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। क्या चरित्र रहा होगा उनका।
फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चिनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। मैं उस जमीन से इस जमीन पर आया हूं, तो सिख धर्म का जो परचम है उसकी बुलंदी को भी समझता हूं। तो आज आप पंजाब के यूथ को, पंजाब के जो युवा है, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे जिससे वो प्रेरित हो फ्यूचर में पंजाब को वापस से समृद्ध करने के लिए? देखिए, मुझे नहीं पता ये कहना कितना उचित होगा, परंतु यूथ इसका मतलब जवानी, और संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो पंजाब के यूथ को मैसेज देना बहुत आवश्यक है। मेरी उतनी बिसात नहीं है कि मैं उस ज़मीन के यूथ को मैसेज दूं जिसने महाराजा रंजीत सिंह की सेना में काम किया हो, उस ज़मीन की यूथ को मैसेज दूं जिसने सरदार भगत सिंह को जन्म दिया हो, उस ज़मीन के यूथ को मैसेज दूं जिसने लंदन में जाकर उधम सिंह बनकर भारत का परचम लहरा दिया हो। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जब हम यूथ की बात करते हैं तो आज सिर्फ पंजाब की ही बात नहीं है, पूरे देश के यूथ को लगता है कि जवानी की डेफिनेशन है हाथ में बियर की बोतल पकड़ी, आधी रात को डियाब्लो गए या किसी नाइट क्लब में गए और नाचना शुरू कर दिया। ये जवानी का अर्थ नहीं है। खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष थे निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। तो जवानी को यह समझना होगा कि उसके रक्त की तासीर क्या है। क्या उसके रक्त की तासीर दारू, सिगरेट और ड्रग्स तक सीमित है, या उसके रक्त की तासीर वो है कि सरदार भगत सिंह बनके पूरे भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक दिशा दे दे। उसके रक्त की तासीर ये है कि जब मुल्क के बंटवारे भी हो रहे हों तब भी सीना तान कर खड़ी हो जाए कि इस मुल्क के लिए जिए हैं, इस मुल्क के लिए मरेंगे। उसके रक्त की तासीर ये है कि अगर प्रतिशोध की ज्वाला सीने में धधकने लगे तो जलियांवाला बाग को जाकर लंदन के अल्बर्ट हॉल में भी गुंजित कर पाए। तो जब ये समझ लेगा हमारे देश का यूथ और पंजाब का यूथ खास करके, तो इस जमीन में तो वो ताकत है जिसने भारत के इतिहास को बदलने की, मोड़ने की और परखने की क्षमता रखी है। तो पंजाब के यूथ को केवल इतना समझना होगा कि उनके खून की तासीर क्या है। जिस दिन वो ये समझ जाएंगे, भारत का डगमगाता हुआ भविष्य संभल जाएगा। अपूर्व भाई, आप जब कविताएं पढ़ते हो, जी, मंचों में जाके कविताएं पढ़ते हो, तो लोग सुबह 5-5, 6-6 बजे तक, रात के 10 बजे से सुबह 5-5, 6-6 बजे तक आपकी कविताएं सुनते हैं, और भी जो शायर होते हैं उनकी कविताएं सुनते हैं। तो कविताओं में क्या ऐसी चीज़ है, क्या है कविता की जो इतने लोगों को इतनी देर तक बांधे रखती है? देखिए, कविता और शायरी, इनका केवल इतना मतलब है कि जो आपके हृदय की भावनाएं हैं उनको वो व्यक्त कर पा रही हैं। सबके अंदर वही बातें चल रही हैं, हम केवल उसको व्यक्त कर पाते हैं। जैसे नीरज जी ने कहा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो कवि जो है वो केवल आपके अंदर की भावना को शब्द में पिरो करके आपके कानों के जरिए घुसता है और आंखों के जरिए बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस के लिए लोग रात भर जगते हैं, इसी प्रोसेस के लिए लोग कविता सुनते हैं। और मैं ये कहना भी चाहूँगा कि अगर शायरी और कविता को सुनना और समझना किसी पीढ़ी को आ गया, तो उस पीढ़ी को अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अपूर्व भाई, एक यंग अपूर्व जी, एक 12-13 साल का, जी, मान लो 14 साल का अपूर्व, जी, अब अगर पास्ट में जा पाओ और उस अपूर्व को कुछ एक बता पाओ, कुछ एक सजेशन दे पाओ, जी, तो आपका सजेशन क्या होगा उस अपूर्व को? मैं यही कहूँगा कि जितना पढ़ना चाहिए था शायद मैं उस वक्त उतना नहीं पढ़ पाया। अधिक से अधिक किताबें पढ़ें, और जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा लिख पाएंगे।
आज एक जैसे एक बच्चा है, जी मान लीजिए हमारी यूनिवर्सिटी का एक फर्स्ट ईयर का बच्चा है जो यूनिवर्सिटी में आता है जी और वो साहित्य की तरफ, काव्य जी। की तरफ अपना जो रास्ता है, अपना जो पथ है वो मोड़ना चाहता है, तो कौन सी किताब से शुरुआत कर सकता है? अनगिनत किताबें हैं। आप रश्मि रथी से शुरुआत कर सकते हैं अगर हिंदी साहित्य में रुचि है। आप रश्मि रथी पढ़िए, आप जौहर पढ़िए, आप श्याम नारायण पांडे की कविताएं सुने, कविताएं पढ़ें, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़िए। अगर अंग्रेज़ी का साहित्य पढ़ना है आप कीट्स को पढ़िए, शेक्सपियर को पढ़िए। लेकिन अगर आप हिंदी की बात कर रहे हैं तो मेरा बहुत विनम्र निवेदन ज़रूर रहेगा कि अगर हिंदी साहित्य को समझना है तो श्याम नारायण पांडे को पढ़ना चाहिए। उनकी कविता में उन्होंने लिखा, उन्होंने तो एक घोड़े का गुणगान इस तरह से किया कि देश में स्वामी भक्ति की अगर निशानी कोई देखता है तो चेतक को देखता है। जी। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वो दौड़ रहा अरे मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं की चेतक मुड़ जाता था। तो अनगिन कविताएं हैं। अगर पढ़ना कोई चाहे तो शुरुआत रश्मि रथी से कर सकता है। जरूर। अपूर्व विक्रम शाह जी। आप इतनी अच्छी कविताएं सुनाते, इतने मंचों पे कविताएं सुनाते हैं, अब क्या, इसके बाद क्या, कहाँ तक आप जाना चाहते हैं? आपकी दृष्टि, आपका विजन कहाँ तक है? आपको जिंदगी में क्या हासिल करना है? इसके बाद हम अपूर्व विक्रम शाह को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, इसका उत्तर तो मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर ने जो निर्धारित किया है उस पथ पर हम चल रहे हैं। जी। वो पथ किस मंजिल पर ले जाएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने देश को कहाँ देखता हूँ और मैं जिस पथ पर चल रहा हूँ उस पथ का योगदान उस देश को वहाँ देखने में क्या है ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि आज के 10 से 15 वर्षों के बाद जब भारत को हम विश्व गुरु का दर्जा दिला पाएंगे, जब भारत का नाम एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री तक पहुंच जाएगा, तो उसमें कविता और साहित्य की भूमिकाएं वैसी ही रहेंगी जैसी सत्याग्रह में गांधी की भूमिका थी, ठीक वैसी ही रहेंगी जैसी वर्ल्ड हिस्ट्री में नेल्सन मंडेला की भूमिका है। क्योंकि ये इस देश के युवाओं का जोश कहिए या इस देश के इतिहास का प्रभाव कहिए, लेकिन दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वो उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे जब पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। तो आगे भी चमकेगा और उसको चमकता हम देखेंगे। जी, शुक्रिया अपूर्व भैया, यहाँ पे आने के लिए। सीयू अचीवर्स पॉडकास्ट में हम सबके सामने आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपकी जो वाणी है उसको रखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ आज इस कार्यक्रम का शुभ अंत करते हैं, तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे महान विश्वविद्यालय में मुझे छोटी सी जगह देने के लिए। धन्यवाद।